नाज़रीन, यमन ने एक बार फिर इसराइल के ऊपर अटैक कर दिया है और यह ज्यादा लीथल अटैक है और उनका एयरपोर्ट बंद हो गया है। उनके एयर डिफेंस के अंदर पेनिट्रेट करते हुए ये मिसाइल आगे जाकर टकराया है और धमाके जो है वो तल अवीव के अंदर सुने गए हैं। इसके साथ साथ गजा से बड़ी खबर यह सामने आ रही है कि रेजिस्टेंस ने वो बड़े ऑपरेशन का आगाज कर दिया है जिसमें घात लगाकर कई फौजियों को जो है वो निशाना बनाया जाता है। तो इस नौयत का पहला ऑपरेशन रेजिस्टेंस की जानिब से किया गया है जिसमें कई एक इजरायली फौजियों की हलाकत और जख्मी होने की इतला सामने आ रही है। मिडिल ईस्ट में हंगामी राब्ते भी हो रहे हैं। कतर और ईरान का राब्ता इस वक्त हुआ है और नेतन्याहू और मैक्रोन आमने सामने आ गए हैं। इनफैक्ट यह है कि इजराइल की जानिब से एक कैंपेन जो है वो मैक्रोन के खिलाफ लॉन्च कर दी गई है क्योंकि मैक्रोन ने, फ्रांस ने अनाउंस किया है कि वो फलस्तीनी रियासत को रिकॉग्नाइज करने जा रहे हैं और ना सिर्फ वो बल्कि मजीद यूरोपीय मालिक भी होंगे। तो नेतन्याहू की जानिब से बड़ा सख्त तरीन ट्वीट जो है वो मैक्रोन के खिलाफ पूरी कैंपेन है और यूं समझिए कि इन पर्सन नहीं बल्कि पूरे फ्रांस के ऊपर जो धावा है वो बोल दिया गया है। तो ये एक बड़ा आप कह लें कि एक इंटरेस्टिंग टाइम भी होगा और क्रूशल टाइम भी होगा क्योंकि देखिए वाज़ेह तो हमें यह नजर आता है कि ये आपस में एलाइज हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि वो एलाइज हैं, लेकिन असल में जो अंदर की चीज जो अब सामने आएगी दुनिया के, अगर आप स्टडी करें तो वो एविडेंस तो मिल जाते हैं, लेकिन अब जो आम लोगों के सामने भी आएगी कि असल में तो इनकी पेनिट्रेशन है वेस्टर्न गवर्नमेंट्स के अंदर, वेस्टर्न सोसाइटीज के अंदर, ये उनको कंट्रोल करते हैं, इसलिए वो इनके खिलाफ कभी जा नहीं सकते। तो अब जब वो इजराइल के खिलाफ, यानी खिलाफ भी एक तरह से नहीं गए, वो फलस्तीनी रियासत की बात कर रहे हैं ना, इसमें कोई खिलाफ जाने वाली बात भी नहीं है। ये तो वही चीज है जो 48 में प्लेज हुई थी यूनाइटेड नेशन के अंदर, ये भी कोई नई चीज नहीं है, ये तो प्लेज हुई थी। लेकिन चूंकि इजराइल फलस्तीनी रियासत नहीं चाहता तो ये उनके ऊपर धावा बोल चुके हैं, तो वहां पर एक पूरे ये एक्सपोज होंगे कि इनके लोग कहां पर किस तरह बैठे हुए हैं और चूंकि ये इंसल्ट कर रहे हैं यूरोपियन गवर्नमेंट्स की, तो जाहिर बात है वहां से भी जो है वो रिएक्शन तो आएगा। अब नेतन्याहू के जो बेटा है इसने सख्त तरीन ट्वीट किया और गालियां एक तरह से मैक्रोन को दी और अब नेतन्याहू ने ट्वीट एक तरह से अपने बेटे की जो है हिमायत ही की है। तो ये भी सूरत हाल आपके सामने रखेंगे। और नाज़रीन, जो ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी है वो अमेरिकन इकोनॉमी को बहुत सख्त इस वक्त नुकसान पहुंचा रही है और बिल्कुल इर्रेशनल, इलॉजिकल जो पॉलिसीज हैं वो ट्रंप की जानिब से बनाई जा रही हैं और खुद अमेरिकन, उनके बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, उनके बिलियनियर्स, उनके इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स वो खुलकर इसके ऊपर बात कर रहे हैं कि ट्रंप टोटली इर्रेशनल और इस तरह से बिहेव कर रहा है कि जैसे उसे अमेरिकन इकोनॉमी की बेसिक्स का ही नहीं पता कि ये वर्क कैसे करती है। अब देखिए सबसे बड़ा एविडेंस क्या है, जिस दिन उसने टैरिफ अनाउंस की है उसने कहा ये अमेरिका के लिए लिबरेशन डे है। मतलब वहां पर उस दिन भी डेमोक्रेट्स ने कहा ये रिसेशन डे है, ये लिबरेशन डे नहीं है। उस पहले दिन ही सबने कहा इसका उल्टा नतीजा निकलेगा, ओबामा को स्टेटमेंट जारी करना पड़ी, ठीक है। तो उसने लिबरेशन डे का इसको डिक्लेयर किया। अच्छा, अब ये लिबरेशन अगर डे था तो सिर्फ 72 घंटों के अंदर टैरिफ वापस लेना पड़ गए। तो इसका मतलब ट्रंप ने फिर एक बार खुद, जिसको वो एक तारीखी दिन करार दे रहा था और कह रहा था कि अब दहाइयों के बाद अमेरिका जो है वो मेरी वजह से आजाद हो गया है, 72 घंटों के बाद अमेरिका को उसी गुलामी के अंदर दोबारा से डाल दिया। तो ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि वो चीजों को समझ नहीं पा रहा और उसके जो फैसले हैं वो ज्यादा अमेरिकन इकोनॉमी को नुकसान ही पहुंचा रहे। फिर आप देखिए चाइना के ऊपर टैरिफ लगे और बार बार व्हाइट हाउस और ट्रंप ये बयान देता रहा कि चाइना के ऊपर इसलिए टैरिफ लगे हैं कि वो उन्होंने डिसरिस्पेक्ट की है, उन्होंने जवाबी टैरिफ लगाए हैं और बार बार व्हाइट हाउस की स्टेटमेंट्स आती रही कि चाइना वांट्स टू मेक अ डील, चाइना वांट्स टू मेक अ डील, कि चाइना तो बस हमारे तरले कर रहा है, वो डील करना चाहता है। व्हाइट हाउस का ये भी स्टेटमेंट था कि चाइना को बस समझ नहीं आ रही कि वो हमारे साथ डील करे कैसे, ठीक है। चाइना ने ना कोई कॉल की, ना कोई डील की बात की और उसके बाद जो है वो ट्रंप को चाइना से भी टैरिफ वापस लेना पड़ गए। कितनी बड़ी ह्यूमिलिएशन हुई है। तो ये इस बात का सबसे बड़ा एविडेंस है। भाई देखिए, जब दुनिया में कौन था जो प्रेशराइज कर रहा था ट्रंप को, भाई वो तो ये कह रहा था कि सारे जो वर्ल्ड लीडर्स मेरी मिन्नतें कर रहे हैं और ट्रंप ह्यूमिलिएट कर रहा था वर्ल्ड लीडर्स को। तो फिर किस चीज ने ट्रंप को मजबूर किया? अंदर से ही जो उसके इत्तेहादी हैं, उसके बिलियनियर्स हैं, करीबी लोग हैं जिन्होंने पैसा लगाया सारी कैंपेन के ऊपर, उन्होंने कहा जी आपने जो डुबो दिया है। आप जरा अंदाजा करें 72 घंटों के अंदर $9 ट्रिलियन साफ हो गए और इस इकदाम ने अमेरिका को इतना नुकसान पहुंचाया है कि डेकेड्स के अंदर इतना नुकसान नहीं हुआ। यानी 72 घंटों का नुकसान जो है वो 80 साल के बराबर है, क्योंकि इसमें जो सबसे बड़ा धचका लगा वो ट्रस्ट को लगा। अमेरिकन बॉन्ड्स एक्सपोज हुए, अमेरिकन डॉलर एक्सपोज हुआ और इत्तेहादियों का ट्रस्ट उठ गया अमेरिका से। तो वो जो 72 घंटों का
आप कह लें कि जो डैमेज था वो 80 साल के बराबर था। ये ट्रंप साहब ने कर दिया। और जैसे पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया कि जो चाइना का सबसे बड़ा फियर था वो भी उसने खत्म कर दिया कि हम अमेरिकन मार्केट से आउट हो सकते हैं, कट हो सकते हैं। तो अब चाइना का वो फियर भी खत्म हो गया। उन्होंने देख लिया कि भाई अमेरिकन मार्केट से हम अगर कट हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा। तो ये तमाम सूरत हाल भी आखिर में आपके सामने रखेंगे। यमन से हम आगाज करते हैं। फॉर द डेकेड्स टू कम, यमन जिस तरह से नाज़रीन लड़ रहा है वो हमेशा से याद रखा जाएगा। और अगर आप डे 1 से देखिए तो हम यही चीज आपके सामने रिपोर्ट कर रहे हैं कि ना ही अमेरिका और इजराइल यमन को पीछे हटने पर मजबूर कर सकेंगे और ना ही यमनीस को जो है वो डिफीट दे सकेंगे। यहां से जो भी डेलीगेशन जा रहे हैं, जर्नलिस्ट जा रहे हैं हूती से मिलने के लिए, वो वास्तव तौर पर बता रहे हैं कि यमनीस स्माइल के साथ ये बताते हैं कि वी विल विन इन द एंड, आखिरकार हम ही जीतेंगे। जिस मॉरल क्लैरिटी के साथ यमनीस खड़े हुए हैं, तो यही चीज है जो उनको स्टैंड कर रही है। हालांकि ना कोई कंपैरिजन है इकोनॉमी का, मिलिट्री का कोई कंपैरिजन नहीं है। और एक तरह से देखा जाए कि जब जॉर्डन, इजिप्ट, सीरिया, ये ममालिक जो बॉर्डर्स के ऊपर हैं, ये कुछ नहीं कर रहा है तो 2000 किलोमीटर दूर यमन की तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है। लेकिन एक प्रिंसिपल स्टांस है जो उन्होंने फिलिस्तीनियों के लिए लिया है और बिल्कुल सिंसेरिटी के साथ लिया है। कोई पब्लिसिटी स्टंट नहीं किया है। उनके लोग मर रहे हैं, उनके लोग मर रहे हैं, ये कोई पब्लिसिटी स्टंट नहीं होता है, ठीक है। और ये कोई मजाक नहीं होता। आप देखें जो एड वहां पर जा रही थी, यूएन के प्रोग्राम थे, ये वो वर्ल्ड फूड के, वो बंद कर दिए अमेरिका ने। सबसे पुअर नेशन है अरब की, और एक भी मिडिल ईस्ट के मुल्क से कंडेमनेशन नहीं आई है जो अमेरिकन बमबारी कर रहा है यमन के ऊपर। इवन इसराइल भी अगर बम आकर गिराए तो मिडिल ईस्ट से तो कोई कंडेमनेशन नहीं आती है। तो इस सब के बावजूद जो है वो लड़ रहे हैं। तो अभी उन्होंने एक बार फिर जो वो लीथल हमला किया है। रोजाना ही वो हमले कर रहे हैं, लेकिन कोई मिसाल आगे गया, कोई पीछे गया, कोई पीछे इंटरसेप्ट हो गया, ठीक है, ये होता रहता है। लेकिन ये वाला जो हमला था ये बहुत ज्यादा लीथल था। ये राइट इन द सेंटर जाकर तल अवीव में, वहां पर एक्सप्लोजन्स हुए हैं, फिर मिलियंस ऑफ वो शेल्टर्स की तरफ भागे। जनाब बेन गुरियन एयरपोर्ट्स की जो फ्लाइट्स हैं वो सस्पेंड करना पड़ी। जरा देखिए इजरायली मीडिया, एक्सप्लोजन्स हर्ड इन द ग्रेटर तल अवीव एरिया एंड यरूशलेम, we are combing the area for possible missile impact sites and urging residents to stay in protected areas. And Ben Gurion International Airport closed to take off and landings after air raid sirens were activated. इसके अलावा एक एनालिसिस देखिए, the Yemeni armed forces are maintaining well planned pace of missile fire towards the depth of the Israeli entity. पूरी तरह से वो जो अपनी पेस है वो कायम रखे हुए हैं और बार बार रोजाना की बुनियाद पर सुबह शाम उनको जनाब हिट कर रहे हैं। द स्ट्राइक्स आर पार्ट ऑफ देयर सपोर्ट एफर्ट्स एंड मेंटेनिंग देम इनसिग्निफिकेंट इन द लाइट ऑफ यूएस एग्रेशन दैट हैज एस्केलेटेड टू अनप्रेसिडेंटेड लेवल्स। ये हैरान कुन है, मतलब इस अमेरिकी एग्रेशन के बावजूद इसराइल के ऊपर हमलों को जारी रखना ये इंतहाई गैर मामूली है। अनप्रेसिडेंटेड लेवल ऑफ एग्रेशन अमेरिका का यमन के ऊपर हो रहा है, उसके बावजूद वो मिसाइल दाग रहे हैं। और अबू बैदा की स्टेटमेंट आई है, अबू बैदा ने अप्रिशिएट किया है, शुक्रिया अदा किया है कि यमन हमारे साथ खड़ा है और फलस्तीनी कौम कभी यमन की सपोर्ट है ये कभी भूलेगी नहीं। द ब्रदरहुड ऑफ ट्रूथ इन यमन still insist on paralyzing the heart of the Zionist entity in support of Gaza, which is being subjected to the war of extermination. आप देखिए यमनीज ही हैं जिसकी वजह से जो इलाद की बंदरगाह है वो उसी तरह से वीरान और सुनसान और दिवालिया पड़ी हुई है। अगर यमनीज ना होते तो ये दोबारा से ट्रेड यहां पर शुरू हो जाती है और उनकी जो बंदरगाह है उसका दिवालिया पंजा वो खत्म हो जाता है। ये यमनीज हैं जिन्होंने ये नेवल ब्लॉकेड अभी तक कायम रखा हुआ है। अमेरिका अपने आप को यहां पर एक्सपोज कर रहा है। अमेरिका अपनी पूरी ताकत के बावजूद ये नेवल ब्लॉकेड नहीं खुलवा रहा, यानी समुद्रों के ऊपर उसका राज खत्म हो चुका है। ये अपने आप को वो एक्सपोज कर रहा है। और एक दफा बुश ने कहा था कि वी विल अटैक ईरान जस्ट टू प्रोटेक्ट इजराइल, जस्ट फॉर इजराइल, ठीक है ना, हम ईरान के ऊपर जंग करेंगे अमेरिकन इंटरेस्ट में नहीं। अमेरिका को कोई खतरा नहीं है ईरान से, ये उनके ऑन रिकॉर्ड उसका क्लिप पड़ा हुआ है। अमेरिका हमला करेगा सिर्फ इजराइल के लिए, तो ये इजराइल के लिए इन्होंने यमन पर हमला किया हुआ है, ठीक है। इजराइल के लिए सारा कुछ मिडिल ईस्ट में इन्होंने किया, लेकिन आप देख लें कि इनको कुछ भी यहां से जब अचीव नहीं हो रहा है। और पिछली जो जंगें इन्होंने इजराइल के लिए लड़ी उसका नतीजा ही है जो आज अमेरिका भुगत रहा है। जो इकोनॉमिक लॉसेस हैं, जो डिक्लाइन है, वो उन जंगों की वजह से है और कोई वजह जितनी बड़ी। देखिए अमेरिका ने जो ताकत हासिल की है इस प्लेनेट के ऊपर, तारीख में ये पहला ऐसा एम्पायर है, ह्यूमन हिस्ट्री का पहला एम्पायर है जिसको पूरे ग्लोब के ऊपर जो है वो हुक्मरानी हासिल हुई है। इससे पहले चाहे वो कोई सिकंदर आजम आया है या चाहे कोई भी आया है,
जब ब्रिटिश राज था पूरे ग्लोब के ऊपर उनको जब वो नहीं मिली है बादशाह, ये सिर्फ अमेरिकन एम्पायर को मिली है। तो अमेरिकन एम्पायर किस वजह से कमजोर हुआ है? सिर्फ अपनी इन जंगों की वजह से जो उन्होंने इजराइल के लिए छेड़ी है। अब एक और खबर है, नाज़रीन, 4 फोर्ड क्लास एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो अमेरिका तैयार कर रहा है, जिसमें से एक तैयार हो चुका है और दूसरा जो है वो इसी मंथ डिलीवर होना था, लेकिन वो डिलीवर नहीं हो रहा है, यानी वो कंप्लीट नहीं हो रहा है। मुख्तलिफ इश्यूज आ रहे हैं, ठीक है, लॉजिस्टिकल इश्यूज आ रहे हैं, दीगर इश्यूज आ रहे हैं, यानी ये जंगें जो हैं वो इंपैक्ट डाल रही हैं अमेरिका की मिलिट्री को अपग्रेड करने में, ठीक है। अच्छा, जो पहला फोर्ड क्लास एयरक्राफ्ट कैरियर बना वो भी इसी जंग में पहली बार डिप्लॉय हुआ है और इसराइल को प्रोटेक्ट करने के लिए वो इस्तेमाल हुआ। ये फोर्ड क्लास ये है कि ये नई टेक्नोलॉजी है, इसमें जो एयरक्राफ्ट कैरियर है वो इजी टू डिप्लॉय है, लेस क्रू के साथ ज्यादा इफेक्टिव है, ठीक है ना। तो पहला यहां पर इसराइल को प्रोटेक्ट करने के लिए डिप्लॉय हुआ, ये दूसरा भी इसराइल ही के लिए डिप्लॉय होना था, लेकिन उसकी डिलीवरी रुक गई है डिफरेंट इश्यूज की वजह से, यानी पैसा ये यहां पर जाया कर रहे हैं। अब आप देखिए, ये 15 मार्च से बमबारी का आगाज हुआ, आज 14 अप्रैल है, 1 महीना हो चुका है, हासिल क्या हुआ? कुछ भी नहीं। अपने आप को एक्सपोज भी किया, बहुत सारे ड्रोन्स भी गिर गए, बिलियंस ऑफ डॉलर्स यहां पर झोंक दिए। वहां पर वो इतने अमेरिकन को निकाल रहा है जॉब से, यहां बिलियंस ऑफ डॉलर्स है वो इसराइल के लिए झोंक दिए। क्रिटिकल चैलेंजेस थ्रेटन्स डिलीवरी ऑफ यूएस फोर्ड क्लास कैरियर जॉन एफ कैनेडी। जॉन एफ कैनेडी के नाम के ऊपर ये रखा हुआ है, ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर आना था लेकिन वो रुक गया है। द फोर्ड कंप्लीटेड इट्स फर्स्ट डिप्लॉयमेंट इन जनवरी 2024 एंड प्लेड अ रोल इन यूएस मिलिट्रीज सपोर्ट फॉर इजराइल फॉलोइंग द पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस अटैक ऑन अक्टूबर 7 2023 ऑपरेशन। जनवरी 2024 में उसने अपनी डिप्लॉयमेंट कंप्लीट की। सबसे पहली डिप्लॉयमेंट जब वो हुई ही इजराइल के लिए, और दूसरा जो फोर्ड क्लास आ रहा था वो भी यहीं पर डिप्लॉय होना था। लेकिन अब आप देखें अचानक से जंग जो है वो सर के ऊपर खड़ी हुई है, सर के ऊपर जंग खड़ी हुई है। यूएस जो जनरल का बयान मैंने पिछली वीडियो में आपके सामने रखा, उसने कहा तैयारी कर लो, द वॉर इज इनवर्टेबल, ये किसी भी वक्त होने जा रही है। और जो चाइना वहां पर ड्रिल्स कर रहा है, दैट आर द रिहर्सल्स फॉर रियल इन्वेजन, ठीक है। और यूएस डिफेंस सेक्रेटरी कह रहा है कि उनके पास वो हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं जो हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर्स को 20 मिनट के अंदर डिस्ट्रॉय कर देंगे। और ये किससे लड़ रहे हैं? हूती से, हमास से, हिजबुल्लाह से। अच्छा, अगली बात नाज़रीन ये है कि गजा से क्या रिपोर्ट्स, इतनी ज्यादा ब्रुटैलिटी, इंसानियत कांप चुकी है, अल्फाज नहीं है। और इसको किस तरह से आप बयान करेंगे? मतलब हजारों लाखों लोग शहीद और जख्मी हो चुके हैं और बमबारी और हॉस्पिटल्स और एड बंद है, ठीक है, और वहां पर अद्वियात नहीं है, हेल्थ सेक्टर कोलैप्स हो रहा है। एक क़यामत है जो फलस्तीनियों को बरपा है, उसके बावजूद फलस्तीनी लड़ रहे हैं और एम्बैरेस कर रहे हैं 57 इस्लामी मुल्कों की आर्मीज को। और हम तो पहले दिन से ये नहीं कह रहे कि ये फौजें भेजें। बुनियादी मुतालबा जो खुद रेजिस्टेंस का है कि कंपेल इजराइल फॉर सीज़फायर, और वो जो फलस्तीनी रियासत का राइट है वो उसको दे और सीज़फायर के लिए इजराइल को मजबूर किया जाए। तो रेजिस्टेंस इस सब के बावजूद जो वो लड़ रही है। अभी बड़ी नौयत के हमले जो है वो शुरू हो गए हैं। जो इससे पहले आप सुनते थे कि उस गली में घात लगा है, वहां पर ये ऑपरेशन किया है, कई इजरायली फौजी मारे जख्मी हुए, वो वाले ऑपरेशन शुरू हो गए हैं। पहला इस नौयत का ऑपरेशन हुआ है जिसमें बूबी ट्रैप किया गया है। अल कसाम ब्रिगेड्स अनाउंस द एम्बुश वेयर मेंबर्स ऑफ अ स्पेशल इजरायली फोर्स वर किल्ड और वुंडेड आफ्टर द फाइटर्स डेटोनेटेड बूबी ट्रैप्ड हाउस दैट द फोर्स हैड इन्फिल्ट्रेटेड ईस्ट ऑफ राफा। ये वो राफा है जिसको इजराइल दावा कर रहा था कि हमने मुकम्मल तौर पर घेर लिया है, कब्जे के अंदर ले लिया है। उस राफा के अंदर एक घर में ये एम्बुश लगाया गया था। जो ही इजरायली फौज अंदर दाखिल हुई उन्होंने वो ब्लास्ट कर दिया और इसमें इनकी हलाकतें हुई हैं। अच्छा, इसके साथ एक और बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है, बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। 200 एक्टिव सोल्जर जो इस वक्त वहां पर मौजूद हैं, लड़ रहे हैं और जुल्म कर रहे हैं, उन्होंने जंगबंदी का मुतालबा कर दिया। हम ये वेव पायलट से जो शुरू हुई है उसको देख रहे हैं। अभी उसके अंदर नई डेवलपमेंट यह है कि 200 सोल्जर्स ने जनाब मुतालबा कर दिया है। तो एक मुसलसल प्रेशर है जो पैदा हो रहा है सीज फायर के लिए। 200 एक्टिव रिजर्व सोल्जर्स फ्रॉम द मिलिट्री मेडिकल यूनिट डिमांड द रिटर्न ऑफ द प्रिजनर्स एंड एंड टू वॉर। ये एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है। इसके साथ नाज़रीन कतर और ईरान की इस वक्त बात हुई है। कतर के फॉरेन मिनिस्टर और ईरान के फॉरेन मिनिस्टर की गजा डिस्कस हुआ है और जो टॉक्स हो रही है ईरान और अमेरिका की, उसको वेलकम किया है कतर ने। इराक की स्टेटमेंट आई है और उन्होंने ईरान और अमेरिका की टॉक्स जो है वो उनको वेलकम किया है। अच्छा, जो सऊदी और यूएस डील हो रही है न्यूक्लियर सिविल प्रोग्राम के हवाले से, उसके ऊपर इंटरेस्टिंग हेडलाइन लगाई है टाइम्स ऑफ इजराइल ने। यूएस सेज इट विल साइन न्यूक्लियर कोऑपरेशन एग्रीमेंट विद सऊदीज
नो मेंशन ऑफ टाइंग डील टू इजराइल नॉर्मलाइजेशन। टाइम्स ऑफ इजराइल की खबर है कि अमेरिका सऊदीया से डील कर रहा है, जो एग्रीमेंट कर रहा है, लेकिन उसमें यह नहीं डिस्कस कर रहा कि सऊदी अरेबिया इजराइल से नॉर्मलाइजेशन करेगा नहीं करेगा। जो पिछला नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर था जैक सल्वन, उसने बयान दिया था कि हम डिफेंस पैक्ट नहीं करेंगे सऊदी अरेबिया से जब तक ये इजराइल को तस्लीम नहीं कर लेता। ये उसका बयान है, ठीक है। और अब क्या हो रहा है, वो डिफेंस पैक्ट कर रहे हैं। वो जैक सल्वन का बयान आया तो चाइना ने ऑफर किया कि हम तैयार हैं, आपको न्यूक्लियर एनर्जी देने के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। तो अमेरिका जनाब अब यहां पर आकर वो बात कर रहा है, ठीक है। इजराइल के प्लान्स कुछ दूसरे हैं, लेकिन टाइम्स ऑफ इजराइल कह रहा है कि कोई इजराइल की बात ही उधर नहीं हो रही। तो सिर्फ ये बात करने का मकसद ये है कि ट्रंप को रियलिटी एक्सेप्ट करना पड़ेगी, जो ऑन ग्राउंड जो सिचुएशन है उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, वगरना ये ममालिक जो है वो चाइना की तरफ मूव ऑन होंगे। अब तो बाकायदा जंग भी छिड़ चुकी है, तो अब वो डिफेंस पैक्ट कर रहे हैं विदाउट नॉर्मलाइजेशन शर्त, ठीक है ना, उस कंडीशन के बगैर कर रहे हैं। ये टाइम्स ऑफ इजराइल कह रहा है मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक। अच्छा, अब बात यह है कि जो इजराइल है, नेतन्याहू है, उसने एक पूरी कैंपेन जो है वो लॉन्च कर दिया मैक्रोन के खिलाफ, जिन्होंने फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का ऐलान किया है। और नेतन्याहू के बेटे ने पहले प्रॉपर गालियां दी हैं मैक्रोन को, और ये हैरानकुन बात है, ये जिनकी वजह से यहां पर आए, जिनकी वजह से ये पलते बढ़ते और यहां पर बैठे हुए हैं, उनको गालियां दे रहे हैं। मतलब अपने, आप कहते हैं फादर्स को गालियां दे रहे हैं, ठीक है ना, जिनकी वजह से सारा कुछ हुआ है उनको गालियां दे रहे हैं। और ये हैरानकुन है कि इनका इस लेवल का इन्फ्लुएंस जो है वो वेस्टर्न गवर्नमेंट्स के ऊपर है। और ये कोई छोटा मोटा मुल्क नहीं है, हम फ्रांस की बात कर रहे हैं, सबसे बड़ा मुल्क है, सबसे बड़ी जो पावर है यूरोप की, उसको गालियां दी नेतन्याहू के बेटे ने। और अब नेतन्याहू ने ट्वीट किया है और अपने बेटे की हिमायत की है। इसने ये कहा है जी तरीका सही नहीं था, वो एक रस्मन से उसने बात की है, लेकिन जो नीचे उसने बातें की हैं वो वही है जो उसका बेटा भी कर चुका है नेतन्याहू का, सेम वही बातें उसने दोहराई हैं। कुछ हेडलाइंस मैं आपके सामने रखता हूं। नेतन्याहू कह रहा है कि आई लव माई सन एंड ही इज अ ट्रू ज़ायनिस्ट, मेरा बेटा जो है वो ट्रू ज़ायनिस्ट है, हु केयर्स अबाउट द फ्यूचर ऑफ इजराइल। वो बाहर बैठा हुआ है, जंग में एक दफा भी इजराइल नहीं आया। ही इज इंटाइटल्ड टू हिज पर्सनल ओपिनियन, कि ये उसकी पर्सनल ओपिनियन थी। और although the style of his response to the President Macron tweet calling for the establishment of Palestinian state is unacceptable to me, but President Macron is gravely mistaken when he continues to promote the idea of Palestinian state. मैक्रोन बहुत बड़ी गलती कर रहा है, ग्रेव मिस्टेक कर रहा है जब वो फलस्तीनी रियासत की बात करता है। We will not accept the moral sermons for the establishment of the Palestinian state. हम ये जो इखलाकी लेक्चर्स हैं ये कबूल नहीं करेंगे, धमकाया जा रहा है फ्रांस को। दैट वुड इंडेंजर द एग्जिस्टेंस ऑफ इजराइल, ये जो फलस्तीनी रियासत हमें बनाने की बात की जा रही है, ये इजराइल के लिए सबसे बड़ा खतरा होगी। एंड फिर वो कह रहा है ग्रांटिंग इंडिपेंडेंस टू कॉर्सिया, न्यू सेलेडोनिया, फ्रेंच गुइना एंड अदर टेरिटरीज। यही बात उसके बेटे ने कही थी कि तुम्हें आजादी का बड़ा शौक है तो ये जो फ्रेंच टेरिटरीज है इनको पहले आजादी दो। और ये भी नेतन्याहू ने भी सेम वही बात दोहराई है। हुज इंडिपेंडेंस वुड नॉट इंडेंजर फ्रांस इन एनी वे, कह रहा है कि जो फ्रांस की टेरिटरीज हैं, अगर फ्रांस इनको आजाद कर भी दे तो फ्रांस को कोई खतरा नहीं है, तो फ्रांस उनको जाकर आजाद करे। लेकिन जिस फलस्तीनी रियासत बनाने की हमें बात की जा रही है, इस फलस्तीनी रियासत से इजरायली रियासत को खतरा होगा, इसलिए हम कभी ये बनाएंगे नहीं। ये एक बहुत बड़ी बात है कि वाज़ेह तौर पर नेतन्याहू अरब्स को भी कह रहा है, इस्लामी दुनिया को भी कह रहा है, वेस्ट को भी कह रहा है कि हम फलस्तीनी रियासत नहीं बनाएंगे। तो बात यह है कि फलस्तीनी रियासत नहीं बनेगी तो बात तो फिर वहीं पर खड़ी है, फिर क्या होगा? उसके बाद तो फिर बड़ी जंग है। अल्टीमेटली अगर आप इसको मानने से इनकार कर देते हैं फिर क्या होगा? तो उसका नतीजा जंग ही की सूरत में निकलेगा। तो ये अपनी जगह पर ये इशू मौजूद है। और वेस्ट के अंदर अब ये एक बड़ी बैटल हमें देखने को शायद मिले, क्योंकि इनके लोग, कभी उस पर तफसीली वीडियो भी बनानी चाहिए कि कैसे इनके लोग वहां पर पेनिट्रेट किए हुए हैं, मुख्तलिफ ओहदों पर बैठे हुए हैं, गवर्नमेंट्स में, फौज में, मुख्तलिफ सेक्टर्स के अंदर, एजुकेशन में, और वो कैसे इन गवर्नमेंट्स को कंट्रोल करते हैं। अगर एक आध लीडर दरमियान में इनके खिलाफ खड़ा भी हो जाए तो ये उसका पत्ता साफ कर देते हैं। तो ये वेस्ट के लिए अब बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि उनके इंटरेस्ट में मिडिल ईस्ट के साथ चलना है, उनकी बात मानना है, जिसका सबसे बड़ा मुतालबा फलस्तीनी रियासत है। लेकिन ये नहीं बनने देंगे तो फिर वेस्ट अपने इंटरेस्ट का कैसे दिफा करेगा? तो उनको भी बहरहाल फिर खड़ा होना पड़ेगा। अब ये उनको गालियां दे रहे हैं तो वो कब तक अपनी इंसल्ट बर्दाश्त करेंगे? अगली खबर यह है कि पुतिन और ट्रंप की मुलाकात होने जा रही है। इंपॉर्टेंट होगा, दुनिया की दो सबसे बड़ी ताकतें जो है मुलाकात करेंगी। हो सकता है यूक्रेन की जंगबंदी की तरफ मामला जाए। पुतिन ट्रंप सेट टू टेक प्लेस, प्रिपरेशंस नीडेड, तैयारियां हो रही हैं। रशिया ने अनाउंस किया है, पहली बार रशिया ने कहा है कि मुलाकात जो है वो होने जा रही है। अच्छा, तो इसका मतलब यह है कि ईरान भी उसमें डिस्कस हो रहा होगा।
अगर मिलने जा रहे हैं तो फिर ईरान पर हमला तो नहीं होने जा रहा, क्योंकि वहां रशिया मौजूद है ईरान की सपोर्ट के लिए। अच्छा, अब आखिर में अगर हम टैरिफ पॉलिसी को डिस्कस करें, और वो करना इसलिए जरूरी है कि क्या अमेरिकन एम्पायर ताकतवर हो रहा है या कमजोर हो रहा है। डिक्लाइन में जा रहा है तो इजराइल के ऊपर असर है, अगर ताकतवर हो रहा है तो इजराइल के लिए एडवांटेज है। ट्रंप कह रहा है कि टैरिफ पॉलिसी जो है वो दैट्स गोइंग वेल और हम रिच हो रहे हैं, ठीक है, और जो फार्मा यानी ये मेडिसिन वगैरह इनके ऊपर भी टैरिफ लगने जा रहे हैं। और यूरोप से ये डिमांड की है ट्रंप ने कि तुम हमसे एनर्जी खरीदो, मिडिल ईस्ट से नहीं, हमसे खरीदो। तो ये भी मिडिल ईस्ट के लिए बड़ा चैलेंज है। ईयू इसके ऊपर सोच रहा है, लेकिन वो ट्रस्ट करने के लिए तैयार नहीं। फिर ट्रंप ने यह भी कहा कि जो सेमीकंडक्टर्स हैं इनके ऊपर टैरिफ लगने जा रहे हैं। अब नाज़रीन, जो अमेरिकन हैं वो बिलीव नहीं कर रहे हैं ट्रंप की पॉलिसीज के ऊपर, बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं है, और ये समझ रहे हैं कि ट्रंप की जो पॉलिसीज हैं वो अमेरिका की इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय करने जा रही हैं। 65% ऑफ अमेरिकन बिलीव टैरिफ विल मेक द इकोनॉमी वर्स। इकोनॉमी को वर्स करने जा रहे हैं ट्रंप की ये टैरिफ पॉलिसीज। अब आप देखिए, ट्रंप जो है वो टोटली मिस्टेकन है, यानी जैसे अमेरिकन इकोनॉमी की उसको टोटल समझ ही नहीं है, दुनिया की इकोनॉमी को उसको टोटली समझ नहीं है, चाइना की इकोनॉमी को उसको समझ नहीं है। अब देखिए, चाइना ने कॉल नहीं की और वो सरवाइव कर गए, और बल्कि और अंदाज में वो आगे बढ़ चुके हैं, ठीक है। तो लिबरेशन डे कहा, फिर पीछे हटना पड़ गया, चाइना को धमकियां लगाई, खुद ही पीछे। चाइना ने कोई बात ही नहीं की, कोई बात ही नहीं की, कोई कॉल नहीं की, कोई ये नहीं कहा कि टैरिफ हटाए जाए, और ट्रंप को जब वो अल्टीमेटली हटाना पड़े। इसका मतलब क्या है कि वो वर्केबल ही नहीं थे, वो टैरिफ प्रैक्टिकल ही नहीं थे, लेकिन वो समझ रहा था कि टैरिफ से जो है वो अमेरिका कामयाब हो जाएगा, अभी भी कह रहा है, लेकिन टैरिफ लगाए और हटाने पड़ गए। इसका मतलब क्या था कि वो उस तरह से नहीं था मामला जिस तरह से ट्रंप सोच रहा था। अगर ये उसी तरह से वर्केबल होते तो फिर ट्रंप इनको क्यों हटाता। हमें पता है कि ट्रंप इस तरह से प्रेशर नहीं लेता है, वो अपने आप को अकेले कुली समझता है, वो जो करता है वो फिर समझता है मैं ठीक हूं। फिर ये क्यों हटाने पड़े, ये इसका सबसे बड़ा एविडेंस है कि उसकी कैलकुलेशंस कुछ और है, रियलिटी उससे मुख्तलिफ है। फिर दूसरी बात यह है कि ट्रंप जो है वो अमेरिकन इकोनॉमी को वीक प्रेजेंट करता है, ठीक है ना, कि हम इसको अब मजबूत बनाएंगे, ग्रेट अगेन बनाएंगे। हालांकि अगर आप देखें तो ये बात हकीकत से कितनी मुख्तलिफ है। अमेरिका की इकोनॉमी दुनिया की सबसे ताकतवर तरीन इकोनॉमी है, ठीक है, सबसे बड़ी इकोनॉमी उनके पास है, और ये इकोनॉमिक पावर ही है जिसकी वजह से वो दुनिया पर डोमिनेट कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो दुनिया को डिक्टेट करते हैं कि तुम ऐसे ना करो, तुम वैसे ना करो। ये इकोनॉमिक पावर ही है जिसकी वजह से वो कर रहे हैं। अगर ये इकोनॉमिक पावर ना होती तो फिर वो दुनिया को कैसे करते। दूसरी बात ये है कि टैरिफ क्या है, भाई ये भी तो समझ लेना कि टैरिफ क्या है। देखिए, सैंक्शन लगी रशिया के ऊपर, क्यूबा पर 50 साल से सैंक्शन लगी हुई, वेनेजुएला, ईरान, इन सब ने सर्वाइव किया, यानी सैंक्शन का जो वेपन है वो फेल हुआ। अब आखिरी वेपन वो लेकर आए हैं टैरिफ का। अब टैरिफ को भी तो हम समझ लेना कि भाई टैरिफ है क्या, ये क्या कोई ऐसा इफेक्टिव चीज है, को ट्रंप ने नई चीज इजाद कर ली है कि इससे अमेरिका अमीर हो जाएगा, ठीक है, जो कि ऑलरेडी वो अमीर है, वो ताकतवर तरीन है, लेकिन ट्रंप की इस अनरियलिस्टिक पॉलिसीज की वजह से वो डिक्लाइन की तरफ तेजी से जा रहा है। टैरिफ नाजरीन एक टैक्स है, ठीक है ना, यानी बाहर से गुड्स आ रही हैं उसके ऊपर एक टैक्स लगाया जाता है, और वो टैक्स इसलिए लगाया जाता है कि जो लोकल इंडस्ट्री है उसके साथ मतलब कीमतें थोड़ा सा बैलेंस कर सके। ऐसा ना हो कि बाहर से कोई प्रोडक्ट आए और लोकल इंडस्ट्री से वो बहुत ज्यादा सस्ती हो तो लोकल इंडस्ट्री को नुकसान हो। तो लोकल इंडस्ट्री को आप कह लें कि प्रोटेक्ट करने के लिए एक मुनासिब सा टैरिफ पूरी दुनिया की गवर्नमेंट से लगाती हैं, और ये सदियों से चलता चला आ रहा तरीका है, कोई नई चीज नहीं है कि ट्रंप साहब ने कोई नया एक चीज इजाद कर लिया जो दुनिया को पता ही नहीं था, ये लगाने से जो है वो दुनिया अमीर हो जाती है। ऐसा कुछ नहीं, ये सदियों से चलता चला आ रहा तरीका है, और ये सारी दुनिया गवर्नमेंट। अच्छा, अब ये जो ट्रंप ने कहा जी इतने टैरिफ लगा दिए, ठीक है ना, उस स्टैंडर्ड से बहुत ऊपर टैरिफ लगा दिए, तो इससे अमेरिका अमीर कैसे हो जाएगा। देखिए, ये जो एक्स्ट्रा ऊपर लगा है, यानी 10 रुपए की चीज जो है वो 40 रुपए की हो गई, तो वो जो ऊपर वाले 30 रुपए हैं वो एक्सपोर्टर ने पे नहीं करने हैं, वो 30 रुपए जो है वो उस बायर ने पे करने हैं, यानी अमेरिकन ने पे करने हैं। पीछे से चाइना भेज रहा है तो चाइना ने पे नहीं करने हैं, भाई जो खरीदने वाला है वही पे करेगा ना। तो अमेरिकन की जेबों से पैसा निकलेगा, जाएगा गवर्नमेंट की अकाउंट में, और इन्फ्लेशन होगी, तो इससे अमेरिका जो है वो अमीर कैसे हो जाएगा अपने ही लोगों की जेबों से पैसा निकलवा कर जो अमीर कैसे हो जाएगा। अच्छा, अगली बात सुनिए, जब ये ट्रंप साथ ये भी कह रहा है कि
15 दिन बाद फलां पे टैरिफ लगेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। जब ये अनसर्टेनिटी है कि आगे होगा क्या, तो इसका एक और नुकसान जरा देखिए, जो इन्वेस्टर है वो अनसर्टेनिटी में इन्वेस्ट नहीं करता। इस वक्त सब ने अपना सरमाया होल्ड ऑन कर लिया है। अच्छा, जब सरमाया होल्ड ऑन कर लिया है, इन्वेस्टमेंट्स होल्ड ऑन कर ली हैं, इसका मतलब कारखाने नहीं लगेंगे, इसका मतलब कि यह है कि कंपनीज नहीं बनेगी, इसका मतलब यह है कि नए प्रोजेक्ट शुरू नहीं होंगे, इसका मतलब यह है कि हायरिंग नहीं होगी तो नो स्टाफ, नो जॉब्स, तो बेरोजगारी बढ़ेगी। और ट्रम्प क्या कह रहा है, मोर जॉब्स, मोर रिच, एंड मतलब पता नहीं क्या हो रहा है, दूध शहद की नहरें बहने जा रही है। तो ट्रम्प की पॉलिसी जो है वो हकीकत से बिल्कुल दूर है। वो कुछ और कहता है, सोचता है, करता है, लेकिन हकीकत उससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। अब वो कह रहा है टैरिफ से जॉब्स आने वाली हैं, वो जॉब्स आने वाली नहीं, वो जॉब्स जाने वाली हैं। दूसरी बात वो ये कहता है कि आखिरी बात कि इससे जनाब मैन्युफैक्चरिंग जो है वो अमेरिका में वापस आएगी। और भाई मैन्युफैक्चरिंग अमेरिका में वापस कैसे आएगी? मिसाल के तौर पे आईफोन है, आईफोन जो है वो अगर उसको अमेरिका में बनना है तो 40 मुल्कों से उसके पुर्जे चाहिए, वो अमेरिका में बन ही नहीं सकता है, उसको लोकली मेड नहीं। और ये अमेरिकन कंपनीज हैं, इन्होंने अपने हिसाब से दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में जहां पर लेबर सस्ती है, सूटेबल इन्वायरमेंट है, वहां पर वो कारखाने लगाए हुए हैं, वो इस वजह से उन्होंने लगाए हुए हैं। तो वापस मैन्युफैक्चरिंग लाने का कोई मतलब नहीं है। ये अमेरिकन कंपनीज ही हैं जिन्होंने सस्ती लेबर की वजह से लगाई हुई है, मुख्तलिफ जगहों पर प्लांट्स लगाए हुए हैं। ठीक है, कहीं पर जूते की फैक्ट्री है, कहीं पर कपड़े के प्लांट्स लगे हुए हैं। और वो चाइनीज मजाक भी बना रहे हैं कि अब अमेरिकन जो है वो कपड़े बैठकर सिलाई करेंगे। अच्छा, कपड़े सिलाई करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन एक चीज होता है ना कि भाई ये वाला जो प्रोफेशन है ये फलां रीजन के लोगों के साथ मुंसलिक है, उनकी जिंदगियां उसके साथ जुड़ी हैं, उनकी जनरेशन उनके साथ जुड़ी है, मतलब 3-3 शिफ्टों में काम कर रहे हैं। तो अमेरिका तो ऐसा नहीं कर सकते। तो ये हर अंदाज में एक इर्रेशनल पॉलिसी है जिससे अमेरिका मजीद डिक्लाइन की तरफ जाएगा। मिडिल ईस्ट की पॉलिसी इर्रेशनल पॉलिसी। चाइना के खिलाफ जो एक हवाई फायर कर दिया, उससे चाइना को और फायदा हुआ है। ठीक है, यूरोप ने उधर जाकर रुजू कर लिया है। तो इसलिए ये पॉलिसी जब अमेरिका को मजीद डिक्लाइन की तरफ लेकर जा रही है। ये बहरहाल इस वक्त की सूरत हाल हमने आपको समझाने की कोशिश की। और अपनी राय जरूर आगाह करें। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।